नमस्कार, बीएड सेकेंड ईयर थर्ड पेपर और हम बात करते हैं पाठ्य सहगामी क्रियाओं की। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि पाठ्य सहगामी क्रिया किस किस प्रकार की होती है और हमने बात करी फिर पाठ्य सहगामी क्रियाओं का क्रियान्वयन और उनकी व्यवस्था कि जब पाठ्य सहगामी क्रियाएं किस प्रकार बना आयोजित की जाए, उनके लिए कौन सी किस प्रकार कमेटी का गठन किया जाए, व्यवस्था है वो किस प्रकार की है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। और लास्ट हम लोगों ने छात्र की जो सहभागिता है और सदस्यता की बात की थी, स्थान की बात की थी। आज इसी टॉपिक के अंतर्गत हम लोग नेक्स्ट बिंदु की बात करेंगे कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं और अध्यापक मतलब कि जब इसे क्रियान्वयन और व्यवस्था की जाए तो अध्यापकों को किस प्रकार का कार्य दिया जाए, मतलब कि जो आयोजन किया जाएगा सहगामी क्रियाओं का तो उसमें आयोजन से संबंधित कौन कौन से कार्य अध्यापकों को दिए जाए और किस प्रकार अध्यापक वहां पर उन कार्यों की व्यवस्था करें। तो उसी के आधार पर देखेंगे कि मूल्यांकन के अंतर्गत सहगामी क्रियाओं सहगामी क्रियाओं के संचालन में सहयोग देने वाले अध्यापकों का विशेष ध्यान रखा जाए अब ये विशेष ध्यान कैसा हो, मतलब कि जो अध्यापक है जो पाठ्य सहगामी क्रियाओं में सहयोग दे रहे हैं, संचालन से संबंधित जो भी क्रियाएं उनमें जो सहयोग कर रहे हैं अध्यापक, उनका विशेष ध्यान रखा जाए। और ये विशेष ध्यान क्या हो कि उन्हें कोई मतलब कि किसी भी प्रकार की जो बैठकें होती हैं समय समय उन बैठकों से दूर रखा जाए, क्योंकि जब यदि वो सहगामी क्रियाओं का कार्य भी करवाएंगे और शिक्षण से संबंधित बैठकों पे उनको जाना होगा तो क्या होगा कि वो अपना पूरा ध्यान इन क्रियाओं के अंतर्गत नहीं लगा पाएंगे और इससे शिक्षण से संबंधित जो कार्य है वो भी बाधित होगा और सहगामी क्रियाओं से संबंधित कार्य है वो भी बाधित होगा। इसीलिए प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य को उन्हें शिक्षण से संबंधित जो बैठकें होती हैं उनसे उन्हें दूर रखना चाहिए। तो अगला बिंदु है ऐसे अध्यापकों को बैठक से या बैठकों से दूर रखा जाए। ठीक है, पहला ध्यान क्या रखना है कि बैठकों से उन्हें दूर रखा जाए और निर्देशन प्रदान करने वाले अध्यापकों के मन में पूरा विश्वास होना चाहिए कि ये क्रियाएं विद्यार्थियों के लिए तथा विद्यालय के लिए उपयोगी होगी। ठीक है, तो अगला बिंदु है उसमें बताया गया है कि जो निर्देशन प्रदान करने वाले अध्यापक हैं
उन्हें अपने मन में ये विश्वास रखना चाहिए कि ये जो क्रियाएं हम करवा रहे हैं वो विद्यार्थियों के लिए और विद्यालय के लिए उपयोगी होगी। यदि अध्यापक केवल ये धारणा रखें कि हमें तो ये कार्य दिया गया है और ये कार्य एनी हाउ हमें किसी भी प्रकार से इसे कराना है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो पाठ्य सहगामी क्रिया का संचालन है वो सही प्रकार से नहीं हो पाएगा। इसीलिए एक निर्देशन प्रदान करने वाले अध्यापक को क्या करना है, अपने मन में पूर्ण रूप से विश्वास रखना है कि हम उपरोक्त सहगामी क्रियाओं का जो निर्देशन मैं दे रहा हूँ उस निर्देशन के माध्यम से विद्यार्थी और विद्यालय के लिए ये उपयोगी सिद्ध होगा। तो अध्यापक से संबंधित अगर क्रियान्वयन व्यवस्था की बात करें तो अध्यापक से संबंधित ये सारे कार्य एक अध्यापक को करने होंगे और जो विद्यालय है विद्यालय के अंदर जो प्रधानाचार्य है वो भी इन बातों का ध्यान रखेगा, तो कार्य बहुत ही भली प्रकार से हो सकेंगे। अब है वृत्ति व्यवस्था। पाठ्य सहगामी क्रियाएं, पाठ्य सहगामी क्रियाएं और एवं वित्त व्यवस्था। तो वित्त व्यवस्था की अगर हम बात करें कि धन की व्यवस्था तो पूर्व में ही निर्धारित कर लेना चाहिए कि हमारे पास जो हम पाठ्य सहगामी क्रियाएं का आयोजन करवा रहे हैं उसके लिए इतने धन की आवश्यकता होगी और हमारे कोर्स में कितना धन हमारे पास उपलब्ध है। इसके अलावा जो सारा लेखा जोखा है खर्च का वो सारा विद्यार्थियों को दे देना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने समिति की बात करी थी, समिति बनाई जाए तो उसमें अध्यापकों को लिया जाए और विद्यार्थियों को इंक्लूड किया जाए। तो यहाँ पर विद्यार्थियों से ही जो व्यय है उसका लेखा जोखा रखवाया जाए और कितना धन आया कितना धन गया ये सारी रिकॉर्ड और रखा जाए। और ये रिकॉर्ड है उसमें मितव्यता को अपनाया जाए। मितव्यता यानी कि मित्र जैसा व्यवहार, ऐसा नहीं कि कहीं पर हमने पैसों को कम लिख दिया और कहीं पर ज्यादा कर दिया, ऐसी मतलब कि इसको हम कहेंगे अगर बात कहें तो ये चोरी की बात होती है कि तो चोरी की बात न करते हुए मतलब कि धन को जहाँ कम खर्च हुआ है ज्यादा बता देना, ये क्या है, एक तरह से चोरी है। तो जब सहगामी क्रियाओं का आयोजन किया जाए तो इस बात को धन का जो व्यय हुआ है उसको मितव्यता से लिखा जाए, मतलब कि हमें किसी भी प्रकार की जो चोरी चकारी उसमें नहीं दिखानी है, बहुत ही मितव्यता से उसको लिखना है। दूसरी बात, ये जो सारा कार्य है वो लेखा जोखा किसके द्वारा करवाया जाना चाहिए, तो विद्यार्थियों के द्वारा ही करवाया जाना चाहिए। अब इसके अंतर्गत विद्यार्थी को लेखा जोखा रखने के लिए तैयार किया जाए। मैंने पहले ही कहा कि जो लेखा जोखा है किसके द्वारा रखा जाए, विद्यार्थियों के द्वारा। फिर दूसरा है संचित, जो इकट्ठा किया हुआ धन है, संचित निधि का ठीक लेखा जोखा रखा जाए। मतलब कि जो एकत्रित धन है उसका लेखा जोखा कैसा होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, मतलब कि ना वो कभी हमें इससे मतलब कि जो हमारे पास उपलब्ध धन है, क्योंकि उस धन में से जो विद्यालय के पास संचित धन राशि होती है, जो कोष होता है, उसमें से समय समय पर राशि निकाली जाती है और प्रोग्राम में उसमें खर्च किया जाता है। तो उसका अगर ये लेखा जोखा नहीं होगा तो जो हमारे पास धन पड़ा है उसके बारे में जानकारी कैसे मिलेगी। तो एक रजिस्टर मेंटेन करते हुए उसका लेखा जोखा रखना चाहिए। जब भी धन खर्च हो तो वहां पर राशि से संबंधित माइनस कर देना चाहिए और जब प्राप्त हो तब उसको प्लस कर देना चाहिए, जिससे कि हमें जो
तक संभव हो, जहां तक संभव हो मितव्ययता के सिद्धांत को अपनाया जाए। तो मैंने बताया मितव्ययता, मित के लिए मित्र के भांति व्यय करना, या फिर ये कहें कि जो धनराशि है उसको बिल्कुल एक वफादारी से उसका उपयोग करना, तो इस सिद्धांत को अपनाना चाहिए। इसके अलावा वास्तविक वित्तीय स्थिति के बारे में पता चलता, वास्तविक पता रहे, वित्त की कमी न हो, इस बात का ध्यान रहे। देखिए, सबसे पहली बात, इसका लेखा जोखा विद्यार्थियों द्वारा रखा जाए, और जो हमारे पास धन इकट्ठा है उसका भी लेखा जोखा रखा जाए, जिससे कि हमारे पास प्राप्त धन कितना है, कितने धन की आवश्यकता होगी, हमें उसका पता लगाया जा सके। फिर है मितव्ययता, जो भी धन खर्च किया जाए उसमें मितव्ययता का सिद्धांत को अपनाया जाए। फिर है वास्तविक वित्तीय स्थिति का पता चलता रहे, ऐसी जो सूचनाएं हमें बार बार निकालनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब हम खर्च की पूरी डिटेल हमारे पास रखेंगे तो इससे हमें वास्तविक जो खर्च है, कितना खर्च हुआ है, कितना हमारे पास शेष रहा है, उसकी जानकारी प्राप्त होगी। इसके अलावा इससे ये होगा कि जो वित्त की कमी, भाई अगर हम खर्च के बारे में नहीं लिखेंगे, केवल खर्च करते जाएंगे, तो जब धनराशि है पूरी खत्म, ऐसी स्थिति में आ जाएगी कि पूरी धनराशि खत्म हो जाएगी और हमें पता भी नहीं लगेगा। जबकि हम अगर लेखा जोखा रखते हैं, वो हमारे पास लिखित रूप में है कि उपरोक्त धनराशि इतनी है, इतना व्यय हुआ, इतना शेष रहा, तो हम आगामी हमें जो खर्च के जो है उसमें हम कहाँ पर कमी कर सकते हैं। मितव्ययता की बात की गई है, तो कहाँ पर हम उसको मितव्ययता के आधार पर कमी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होती है कि जो हम न करते हुए भी प्रोग्राम का आयोजन कर सकते हैं, तो वहां पर हम धनराशि के अकॉर्डिंग वहां पर कमी भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वित्तीय व्यवस्था होनी चाहिए। अब है पाठ्य सहगामी क्रियाएं और वित्त प्राप्ति। अब धन की प्राप्ति है वो किस प्रकार की जाए, क्रियाएं एवं और वित्तीय प्राप्ति, धन प्राप्ति, ठीक है। वित्तीय प्राप्ति यानी कि जो राशि प्राप्त की जा रही है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो अब ये धन है, एक विद्यालय के पास धन कहाँ से आएगा, तो सरकार है समय समय पर धनराशि उपलब्ध करवाती है संसाधनों के लिए, प्रोग्राम आयोजन के लिए। एक तो बात ये होती है कि प्रोग्राम आयोजन प्रधानाचार्य स्वयं करवा ले और फिर उस वाउचर को बनाकर उसे पास करवाए। दूसरी बात, एक विद्यालय का अकाउंट होता है जिसमें धनराशि होती है, कमेटी द्वारा समय समय पर भामाशाहों द्वारा जो राशि दी जाती है उनको जमा करवाया जाता है। फिर विद्यार्थियों से कुछ खेल-कूद संबंधी इस प्रकार के शुल्क लिए जाते हैं, वो धनराशि इसमें जमा होती है। या फिर कोई भी प्रोग्राम आयोजित किया जाता है तब टिकटों की व्यवस्था की जाती है, जो प्रपत्र बोल सकते हैं हम लोग, टिकट की व्यवस्था की जाती है, उससे धनराशि प्राप्त करके इसमें जमा करवा सकते हैं और फिर प्रोग्राम का आयोजन करवा सकते हैं। या फिर ऐसा हो कि प्रत्येक विद्यार्थियों से जो निर्धारित शुल्क है वो लिया जाए और उसके आधार पर ये प्रोग्राम आयोजन करा जाए। तो कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम लोग देखेंगे। प्रत्येक क्रिया के लिए शुल्क
पत्रक, जैसे मैंने बात की थी टिकट की, शुल्क पत्रक, और इसे हम अंग्रेजी में टिकट भी कह सकते हैं। टिकट रखा जाए, तो जो भी प्रोग्राम देखने आ रहा है या फिर प्रतिभागी उसके लिए टिकट की व्यवस्था की जाए, रखा जाए, एवं प्राप्त धन का क्रिया विशेष पर प्राप्त धन को क्रिया विशेष पर व्यय किया जाए। देखिए, पहले तो जो प्रोग्राम आयोजित करना है उससे संबंधित टिकट रखी जाए, जिससे कि विद्यार्थी हैं, जो देखने वाले हैं, अभिभावक वगैरह है, तो वो निर्धारित टिकट को खरीद कर और प्रोग्राम को देखने बैठे। इससे जो धनराशि प्राप्त होगी, बाद में जो टेंट व्यवस्था होती है, माइक व्यवस्था है, अल्पाहार की व्यवस्था होती है, जल व्यवस्था है, और भी बहुत सारी व्यवस्था है, जैसे कि फर्नीचर वगैरह बाहर से लाना पड़ेगा पूरा, तो उसका खर्च है, वो सारी जो खर्च है वो इस टिकट के द्वारा चुकाए जा सके, तो निर्धारित एक टिकट की व्यवस्था भी की जा सकती है। इसके अलावा सहगामी क्रियाओं में भाग लेने, सहगामी क्रियाओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों से पाठ्य सहगामी या सहगामी क्रियाओं में विद्यार्थियों से मासिक शुल्क लिया जाए। मासिक शुल्क लिया जाए। तो देखिए बात है, प्रत्येक विद्यालय, लगभग अधिकतर विद्यालयों में जो खेल कूद संबंधी है और भी क्लब संबंधी है, और इस प्रकार के शुल्क लिए जाते हैं और उनको इकट्ठा करके बच्चों की जो सहगामी क्रिया का आयोजन करवाया जाता है, तो शुल्क लिया जाए, मासिक शुल्क, ये वार्षिक भी हो सकता है। नेक्स्ट है सहगामी क्रियाओं में जो खर्च हो सहगामी क्रियाओं में जो खर्च हो उसे सदस्यों द्वारा बांट लिया जाए, मिलकर बांट लिया जाए। तो इस प्रकार की व्यवस्था कर सकते हैं। अगली नेक्स्ट बात है कि जो हमारे समिति सदस्य हैं, विद्यार्थी भी हैं, उसमें अध्यापक भी हैं, और विद्यालय प्रबंधन समिति जो एसएमसी बनाई जाती है, उनके द्वारा भी ध्यान का व्यय किया जाता है कि कहें कि हाँ, हम भी विद्यार्थियों के लिए कोई प्रोग्राम का या क्रिया का आयोजन करवाना चाहते हैं, तो कोई सारा प्रोग्राम आयोजित करने के बाद जो खर्च हो तो प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से जितना है उनको उतना व्यय कर देना चाहिए। कुछ प्रोग्राम ऐसे भी करवाए जा सकते हैं। इसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं भामाशाओं द्वारा सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा भामाशाओं द्वारा धन प्राप्त किया जा सकता है। तो नेक्स्ट बात है कि सामाजिक कार्यकर्ता है, जो समाज से जुड़े हुए हैं, जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जो बिना किसी लाभ के या कहें कि बिना किसी पेमेंट के कार्य करती हैं, और वो समय समय पर बच्चों के मोटिवेशन के लिए, बच्चों के उद्धार के लिए कार्य करती हैं। तो ऐसी जो संस्थाओं से जुड़ते हुए, क्योंकि एक अध्यापक है जो अभिभावकों से मिलता है, भामाशाओं से मिलता है, जब ये एसएमसी का गठन किया जाता है तो उसमें भी
जो सहगामी क्रिया आयोजित की जानी है उसके अनुसार है या नहीं है, वो परिस्थिति देख सकते हैं हम लोग। हमारे पास खुद का प्रांगण यानी कि जो खेल का मैदान है या फिर कोई प्रोग्राम आयोजित करना है तो हमारे पास स्टेज की व्यवस्था हो पाएगी नहीं हो पाएगी। वहां पर वातावरण से संबंधित जो हमें के भी मैदान बहुत बड़ा है तो वहां पर हमें स्पीकर्स वगैरह लगाने होंगे तो वो व्यवस्था हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो वो सारी चीजें, मान लो अगर बारिश का मौसम है और बारिश हो जाती है तो वहां पर प्लास्टिक वाले जो टेंटों की व्यवस्था है वो हो पाएगी नहीं हो पाएगी। तो स्थानीय परिस्थितियों का ध्यान नहीं रखते हैं, अंधानुमान कैसे करते हैं, स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में न रखकर। दूसरी बात है विद्यालय का वातावरण। विद्यालय के वातावरण की अगर हम बात करें तो उसमें सभी भौतिक और मानवीय संसाधन आते हैं, उनकी व्यवस्था कैसी है, अगर वो सहगामी क्रियाओं के उपयुक्त है या नहीं है, उनका ध्यान नहीं रखते हैं अंधानुमान में। नेक्स्ट है इसमें विद्यार्थी की आवश्यकता। विद्यार्थी की आवश्यकता, भाई हमने सहगामी क्रिया का आयोजन तो करवा लिया, मान लो हमने कोई भाषण प्रतियोगिता का आयोजन करा, सपोज भाषण प्रतियोगिता का आयोजन करा, लेकिन बच्चे तो एक्टिव है ही नहीं, बच्चे तो बोल ही नहीं पा रहे। आपने सारी व्यवस्था कर दी, टेंट की व्यवस्था कर दी, बाहर से गेस्ट भी बुलवा दिए, सारी व्यवस्था हो चुकी है, यहाँ पर खर्च बहुत हो गया है, लेकिन आपने जब स्टेज पे बच्चे को हटा दिया, बच्चा बोल ही नहीं पा रहा है, तो क्या आपका जो आयोजन किया गया वो सफल है? तो सफल नहीं होगा। तो यही बात है कि विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विद्यार्थी किन चीजों में रुचि रख रहे हैं उन्हीं के आधार पर हम पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करवा सकते हैं। हम देखते हैं कि बहुत सी विद्यालय ऐसे छोटे छोटे बालक हैं, बहुत अच्छी अच्छी स्पीच दे देते हैं और उससे मोटिवेट होकर कोई भी अन्य विद्यालय के जो अध्यापक है पढ़ाना चाहे हैं वो सोचते हैं कि हम भी हमारे विद्यार्थियों को मोटिवेशन देकर उन्हें अच्छे से निर्देशन देकर उन्हें तैयार करेंगे। लेकिन क्या बच्चों की झिझक है वो स्टेज पर आकर खुलेगी? क्योंकि बच्चा पहली बार प्रेजेंट कर रहा है, वहां पर वो बच्चा स्वयं प्रेजेंट कर रहा था, इसीलिए अध्यापकों ने उन्हें तैयार करके प्रोग्राम का आयोजन करवाया। अभी आपको बच्चे को पहले तो तैयार करना है, फिर ये देखना है उसे पूरी तैयारी आपको ही करवानी है और फिर वहां पर वो प्रेजेंट किस प्रकार करें वो भी आपको डिसाइड करना है, तो बच्चा वहां पर नहीं बोल पाएगा। तो यही बात है, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान नहीं रखते हैं। विद्यार्थी की आवश्यकताएं, इसके अलावा रुचियों एवं क्षमताओं। रुचियों एवं क्षमताओं, रुचि विद्यार्थियों की किसमें है, अध्यापक है वो रुचि ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं उसकी बात है। तो अगर हम बात करें तो अंधा अनुकरण एक प्रधानाचार्य जब भी करवाता है तब क्या होता है कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं उनको आयोजन करने में कठिनाई होती है या फिर आयोजन हो भी जाता है तो बाद में वित्तीय समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है क्योंकि यहाँ पर बिना देखे अनुकरण की व्यवस्था की जा रही है। इसीलिए क्या होता है कि यहाँ पर जो व्यवस्था है पूरी गड़बड़ा जाती है, कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है। अब अंत में आप लोग लिखेंगे गृह कार्य प्रश्न। गृह कार्य प्रश्न के रूप में जो हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा है उसी के बारे में हम लोग आज गृह कार्य के रूप में उस प्रश्न को लिखेंगे। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन, क्रियान्वयन लिखेंगे के क्रियान्वयन एवं व्यवस्था में अध्यापक वित्त व्यवस्था तथा वित्तीय प्राप्ति के बारे में लिखिए। ये वाला टॉपिक हम नेक्स्ट जो क्लास है कल की जो उसमें कंटिन्यू करेंगे। आज आपको जो हमारे पूर्व में जो 2-3 टॉपिक रह गए थे, सब टॉपिक हमारे बाकी थे उनके बारे में आपको आज आंसर लिखकर अपनी पुस्तिका में लिखना है।
जो कि है